Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are considering 3.5 और इससे पहले बहुत सारे वीडियोस मैंने पहले डिस्कस कर रखे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, तो आज हम लोग मार्केटिंग रिसर्च डिस्कस करेंगे। तो मार्केटिंग रिसर्च के अंदर होता है क्या है, बेसिकली ये रिसर्च ही है। रिसर्च का मतलब सर्चिंग अगेन, दोबारा से सर्च करना और ये आइडेंटिफाई करना कि जो भी हमने गलतियाँ की है या जो भी हम लोगों ने प्रोडक्ट डराइव किया है उसको हम लोग किस तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मार्केटिंग रिसर्च की बात की गई है दैट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ सब्जेक्ट और अ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है। किसके लिए? एक इंफॉर्मेशन के लिए, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड प्रिंसिपल व्हेन अप्लाइड टू सॉल्विंग मार्केटिंग प्रॉब्लम, जब हम मार्केटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्योंकि देखते हो आप लोग, कंज्यूमर से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि कंज्यूमर की नीड क्या है, उसकी डिमांड क्या है, उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है। ठीक है, सप्लायर हमें टाइमली अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा, गैप कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है। ठीक है, ये सब के सब क्या है, ये प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि अगर इनमें किसी में भी एक में भी दिक्कत आएगी तो आपका जो मार्केटिंग की प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो यही बात बोल रखी है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आ गया, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके। अब इस इंफॉर्मेशन के अंदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल को जब आप मार्केटिंग की सॉल्व करते हो तो ही वो मार्केटिंग रिसर्च कहलाता है। मार्केटिंग रिसर्च स्टार्ट ही प्रॉब्लम से होता है, टू फाइंड अ प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम की जब जड़ तक चले जाते हैं, कंक्लूजन तक, तब वो रिसर्च सॉल्व हो जाती है। अब ग्रीन टल एंड एल्बम ने क्या डिफाइन किया था 1997 में कि ये सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव सर्च है। सिस्टमैटिक मतलब एक स्टेप, उसके बाद दूसरा स्टेप, उसके बाद तीसरा स्टेप, आप जंप नहीं कर सकते, इसमें सिस्टम के हिसाब से चलेगा। एंड ऑब्जेक्टिव रिसर्च, ऑब्जेक्टिव का मतलब इसके पीछे कोई लक्ष्य होना चाहिए आपका। विदाउट an objective a research can't be successful। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सर्च फॉर एंड एनालाइज ऑफ इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द आइडेंटिफिकेशन एंड सॉल्यूशन। पहले ढूंढा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया मार्केटिंग की, इसी को मार्केटिंग रिसर्च बोला जाएगा। दोबारा से एक बार रिवाइज करा देती हूँ। सिस्टमैटिक वर्ड इम्पॉर्टेंट है। सिस्टमैटिक ग्रीन टल एंड एल्बन ने बोला था 1997 को कि जो सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव सर्च किसी भी इंफॉर्मेशन का, जब हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सर्च करेंगे ताकि हम उसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढ सके और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके, एंड द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू मार्केटिंग ओनली, तब वो मार्केटिंग रिसर्च कहलाएगा। होपफुली ये वाली डेफिनेशन और ये वाली डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी और आप एग्ज़ाम में फ्रेम कर लोगे। इसके एक दो क्वेश्चन दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को किस तरीके से पूछे गए हैं। मैंने आज सारे पेपर्स नहीं निकाले, सिर्फ ओनली वो पेपर्स निकाले जो कहीं ना कहीं आप लोगों के इस चैप्टर से लिंक रिलेटेड है। देखो, ये वाले क्वेश्चन की तो हमने बात कर ली थी, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है, कौन कौन से इन्होंने सजेस्टिव स्टेप्स लेने हैं, एक अच्छा है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, 4 स्टेप्स पढ़े थे ना हमने। मार्केटिंग इंटेलिजेंस, इंटरनल रिपोर्टिंग, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस और मार्केटिंग रिसर्च, जो कि हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, और एक और था एनालाइज करना इन्फॉर्मेशन को। तो ये सब इसके अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पेपर की बात करूं तो देखो, इसमें मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा गया है और उसके कंपोनेंट्स पूछे गए हैं, तो वो 4 कंपोनेंट्स आपको बताने हैं। ओके, उसके बाद मतलब देख रहे हो कितना ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद एक क्वेश्चन है आप लोगों का आया हुआ 2019 का है, ज़्यादा दूर का भी नहीं है, जून 2019 का है पेपर। और इस पेपर के अंदर आप लोगों को ये बोल रखा है कि वो स्टेप्स लिखो जो कि मार्केटिंग रिसर्च में हेल्पफुल है।
20 नंबर का क्वेश्चन। अब ऐसे थोड़ी ना आप डायरेक्टली प्रोसेस लिखने बैठ जाओगे या स्टेप्स लिखोगे। सबसे पहले तो आप मार्केटिंग की डेफिनेशन ही लिखोगे ना, जो कि मैं बताई है अभी मैंने। ठीक है, वो किसी भी तरीके से आपने जो भी पढ़ा 1997 में गुलन इन्होंने दी थी। ठीक है, आई गेस मैं एक बार नाम सही से प्रोनाउंशिएट कर लूँ। किसने दी? ग्रीन टल एंड एल्बम ने दी थी, तो 1997 में दी थी। तो आप इससे अच्छे से फ्रेम कर लोगे। और उसके बाद क्या बोल रखा है कि अब आपने डेफिनेशन लिख ली, अब आप बताओगे कि इस डेफिनेशन के कंपोनेंट्स क्या हैं और ये किस किस तरीके से हेल्प करती है। देखो, कई सारे वर्ड्स आए थे अभी इसके अंदर, आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा। तो देखो, मार्केटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन है। आप ये फॉर्मल तरीके से करोगे और प्लान्ड तरीके से करोगे। अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया था सिस्टमैटिक और दूसरा वर्ड किया था ऑब्जेक्टिव। अब इन्होंने इसी को डिटेल में डिस्कस किया है। तो जो ये सब्जेक्ट सिस्टमैटिक वे है, ये फॉर्मल होनी चाहिए और प्लान्ड होनी चाहिए। इसी तरीके से आप अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, इट इज़ डिसाइडेड बिफोर हैंड एज टू वट द मार्केटिंग प्रॉब्लम इज। मार्केटिंग प्रॉब्लम है क्या, वट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू कलेक्टेड टू द मार्केट। कौन सी इंफॉर्मेशन एक्चुअल में रिक्वायर्ड है कि मैं कलेक्ट करूं। फिर उसके बाद क्या बोल रखा है, इट इज़ ऑल्सो डिसाइड इन एडवांस। अब प्लानिंग कर रहे हो ना, ये आप एक तरीके से डिसाइड कर रहे हो एडवांस में कि मार्केटिंग जो रिसर्च है वो सिस्टमैटिकली कैसे कलेक्ट हो। वन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन वट एवर ही और शी कम अक्रॉस। जिस तरीके से भी सेल्समैन ने उसको डील किया, जिस तरीके से भी कस्टमर उसको मिले, उस तरीके से वो अपनी प्लानिंग कर सकता है सिस्टमैटिक वे में। ठीक है, इतना ही लिखो इसके अंदर। अब ऑब्जेक्टिव इन डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्शन, मैंने बोला ऑब्जेक्टिव, आपको एक टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप इंफॉर्मेशन को फ्री फ्रॉम, अब आप ऐसे नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान के उसमें डाल दोगे, मतलब जैसे कि बाइज नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो, एक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं सोच सकते आप। दोज डाटा कलेक्शन मेथड एंड सोर्सेज आर यूज्ड विच अपील टू रिलेटिवली मोर ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल। मतलब बार बार जब आप रिजल्ट ले रहे हो किसी भी एक चीज़ का, तो वो रिलायबल होना चाहिए, मतलब एक ही रिजल्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसके पीछे कोई लक्ष्य होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट जो इन्होंने बोल रखा है, वो फोकस करना है आपको मार्केटिंग प्रॉब्लम का। अब अगर इन तीनों वर्ड को आप प्रॉपर मैनेज कर देते हो ना, तो आपकी डेफिनेशन फ्रेम हो जाएगी। एक तो सिस्टमैटिक मार्केटिंग रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव टर्म दैट फोकसेस ऑन मार्केटिंग प्रॉब्लम। लो, आपकी डेफिनेशन तैयार हो गई। ठीक है, अब इससे इजी क्या मिलेगा, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें आ गए। अब आप जब अपने डेफिनेशन फ्रेम कर रहे हो, आपने फ्रेम करी, उसके बाद हाईलाइट कर दो, भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप मुझे बता देना अगर आप लोगों को वो जैसे कि क्वेश्चन पेपर्स को जो सॉल्यूशंस होते हैं वो किस तरीके से हाईलाइट करते हैं, किस तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन रहनी चाहिए, अगर आपको नीडेड हो तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। नाउ पर्पस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। पर्पस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च होती क्या है? सबसे पहले जो पर्पस होती है दैट इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पूरी MIS को, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को अफेक्ट करती है। हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट क्यों कर रहे हैं? ताकि हम डिसीजन ले सकें, बेस्ट डिसीजन ले सकें। अब ये डिसीजन कहाँ मेरा हेल्प करेगा? ये डिसीजन मेरा हेल्प करेगा मेरी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करने में, ग्रोथ करने में, रिसर्च करने में। तो इसीलिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बाद जो दूसरा मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज दैट इज कंज्यूमर को समझना, सिंपलर प्रोसेस बनाना, ताकि आपका रिस्क एलिमिनेट हो जाए। रिस्क एलिमिनेट हो जाएगा तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी काफ़ी हद तक इजी हो जाएगी। जैसे कि अपने कस्टमर को समझो, कस्टमर को समझोगे कि कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, वो डिमांड किस चीज़ की कर रहा है, ठीक है, उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है,
ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर किंग पिन है तो आपको उसके हिसाब से तो ज़्यादा चलना पड़ेगा। आपकी अनसर्टेनिटी अबाउट द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द डिसीजन विल ऑलवेज रिमेन देयर नो मैटर हाउ इन्फॉर्मेशन वंस कलेक्टेड। क्या बोल रखा है इन्होंने, अनसर्टेनिटी होगी ही होगी, चाहे आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, कितनी प्लानिंग प्लॉटिंग कर लो, अनसर्टेनिटी इज ऑल्सो अटैच्ड विद एनी प्लान। बट लेकिन आप क्या कर सकते हो, उस अनसर्टेनिटी को, उस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो। तो मार्केटिंग रिस्क का मेन मुद्दा तो ये था कि हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में काम करें। एक तो ये मेन मुद्दा लिखो, और दूसरा जो मेन पर्पस है, प्रोसेस सिंपलर हो ताकि रिस्क एलिमिनेट हो, एलिमिनेट नहीं मिनिमाइज हो, रिस्क मिनिमाइजेशन और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें। नेक्स्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज़ को गैदर करना। ये रहा, अगर आप मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज़ को गैदर करते हो तो उससे क्या होगा कि आपका बिजनेस बहुत ही जल्दी वाइड स्प्रेड हो जाएगा और एक्सपेंड करेगा, ग्रोथ बहुत जल्दी होगी। जैसे कि इन्होंने कुछ एग्जाम्पल बताए हैं, दीज अपॉर्चुनिटी में एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ untapped customer needs and want not catered to by the existing firm, food specialist limited। अब इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। इन इंडिया समटाइम्स बैक इंट्रोड्यूस अ डेयरी whitener substitute called everyday milk। everyday milk use everyday for making tea and coffee यूज होता था पहले। द प्रोडक्ट टर्न टू बी अ सक्सेस हुआ इस टर्म का, बीइंग मोस्ट कन्वीनियंट टू यूज इन ऑफिसेस जहाँ पे टी और कॉफ़ी यूज़ हो रही है। एवरीडे फुलफिल्ड, एवरीडे ने पूरी की पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया विद एग्जिस्टिंग मिल्क पाउडर्स। तो यही बोल रखा है कि कैसे आप पूरी की पूरी मार्केट को कैप्चर कर सकते हो अगर आप मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैप अप करते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अभी तक मैंने क्या क्या आप लोगों को बताया, मार्केटिंग रिसर्च की डेफिनेशन। मार्केटिंग रिसर्च के पूरी जो डेफिनेशन में 3 कॉमन वर्ड हैं वो, उसके बाद इसकी पर्पस की बात की। अब बात करते हैं इसकी स्कोप की। मार्केटिंग रिसर्च का स्कोप क्या है, तो देखो ये सब आपके एग्जाम फ्रेमिंग में हेल्प करेंगे। The other way of understanding the scope of marketing research is to look at its application। देखो क्या होता है कि बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मार्केटिंग डिसीजन, मार्केटिंग रिसर्च को क्लासिफाई किया गया है। मार्केटिंग रिसर्च को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, जैसे कि मार्केट रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च, मार्केट रिसर्च से मार्केट क्या है, एक प्लेस जहाँ पे सेलर और बायर मीट करेगा। एक मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट एंड एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस। तो जब आप इस चीज़ की स्टडी करते हो, इस चीज़ की रिसर्च करते हो, तो मार्केटिंग रिसर्च में आ गई। अब देखो इसके भी कुछ मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देती हूँ आप लोगों को। आ जाओ यहाँ पे टिक करो अपनी बुक के अंदर। मार्केटिंग रिसर्च स्टडी है मार्केट की। अभी मैंने बताया मार्केट क्या है, अंडरटेक विद अ व्यू टू डिटरमाइन उसका साइज क्या है, उसका ग्रोथ क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स मार्केट को अफेक्ट कर रहे हैं, मार्केटिंग मैनेजर की नीड्स क्या है, प्लानिंग स्टेज क्या कहती है, मुझे किस किस चीज़ों से मार्केटिंग को नुकसान हो सकता है, कंज्यूमर की नीड्स क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट चाहता है, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट चाहता है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हो उसके मार्केट में, मोनोपोली तो कभी नहीं चाहेगा कस्टमर, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कितने अवेलेबल हैं। तो इन सब चीज़ों को देख कर ही आप मार्केट रिसर्च कर पाओगे। इन सब के आजू बाजू में घूमेगी तुम्हारी मार्केट रिसर्च। ठीक है, जो मार्केट से रिलेटेड होती है। अब कंज्यूमर रिसर्च की बात करूँ, इसको डीपली पढ़ना, मैंने बस आपको बताया ओवरव्यू क्या है।
अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं इसमें, देखना ध्यान से। कंज्यूमर रिसर्च मैंने क्या बताया? कंज्यूमर रिसर्च, यू नो दैट मार्केटिंग इज एन एक्टिविटी विच इज प्राइमरली कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग एंड फुलफिलिंग कस्टमर नीड्स एंड वांट। मार्केटिंग कस्टमर रिसर्च के अंदर बताया गया है कि द अनफुलफिल्ड नीड्स एंड वांट शुड बी फर्स्ट आइडेंटिफाई, कि कस्टमर की ऐसी कौन सी नीड्स हैं जो कि फुलफिल नहीं हो पा रही। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने सर्च किया था यूट्यूब पे, जब मैंने इग्नू से ये कंप्लीट किया था, तो हम लोग का बेसिकली मुद्दा क्या होता है, यूट्यूब पे गए और यूट्यूब पे सर्च किया अपने सब्जेक्ट को, और वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस खुलकर आ जाती हैं, और उन वीडियोस में से हम लोग डिसाइड कर लेते भाई हम लोगों को अवेलेबल कंटेंट कहाँ मिल रहा है, अच्छा कंटेंट क्या मिल रहा है, हमें समझ आ गया। लेकिन मुझे नहीं समझ आया कि भाई मार्केटिंग का फुल कंटेंट कहाँ पे है, तो वहाँ पे हिट करना, जो कस्टमर की नीड्स है फुलफिल नहीं हो पा रही, क्योंकि वो तो सब लोग नहीं कर रहे ना। अब सब लोग क्या ध्यान दे रहे हैं, सब लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे, कुछ ही लोग हैं जो इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। तो कस्टमर की अनफुलफिल्ड नीड्स कौन सी हैं वो ध्यान देना, डिसाइड करना प्रमोशन, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन को, और ये डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन अलग रिसर्च में आता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, परचेज प्रोसेस, इन्फ्लुएंसिंग वेरिएबल एट ईच स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस पे समझना इसको, ठीक है। तो ये कंज्यूमर की रिसर्च पे आता है, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, कस्टमर डिमांड क्या क्या कर रहा है, कस्टमर को किस टाइप के प्रोडक्ट की नीड है। कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में आता है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपके कॉम्पिटिटर जिस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस पे कंज्यूमर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो इन सब की जब आप एक एक करके स्टडी कर रहे हो तो वो कंज्यूमर रिसर्च में आ रहा है। बहुत डीपली बता रही हूँ, बहुत ध्यान से इसको एक एक चीज़ को नोट करना। कंज्यूमर रिसर्च के बाद आपका प्रोडक्ट रिसर्च आता है। प्रोडक्ट में आप प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करोगे, ये तो सिंपल सी चीज़ है। प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी, कलर कैसा है, साइज कैसा है, ब्रांड नेम कैसा है, उसका पोर्टफोलियो कैसा है, कस्टमर उस प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट का आइडियाज़ कैसे हैं, टेस्टिंग कैसी है, प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कैसी है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो होंगी वो प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर आएंगी। प्रोडक्ट से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग। प्राइसिंग रिसर्च में क्या क्या आता है? प्राइसिंग रिसर्च में सबसे पहले ये आता है कि होलसेल प्राइस डिसाइड कर रहे हो कि रिटेल प्राइस डिसाइड कर रहे हो। अच्छा, होलसेल प्राइस डिसाइड होगा तो वहाँ पे जो प्राइस होता है दैट इज लो एज कम्पेयर टू रिटेलर्स, ठीक है। आप मैन्युफैक्चरिंग किसके लिए कर रहे हो तो उस चीज़ की स्टडी करोगे तो प्राइसिंग रिसर्च में आएगा। जब हम प्राइस से रिलेटेड, कस्टमर प्राइस सेंसिटिव है या उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, प्राइस कितना भी हो उसको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल अल्कोहल का लेती हूँ। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर लॉकडाउन का पीरियड भी है तो उस सिनेरियो में अल्कोहल की डिमांड इतनी ज़्यादा है, इसका प्राइस इतना ज़्यादा हो गया, स्टिल उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि लोग उसको और उसकी सप्लाई बढ़ा रहे हैं, ठीक है। लोगों को कुछ चाहिए ना चाहिए ये चीज़ ज़रूर चाहिए। अब देख रहे हो इस पे प्राइस का क्या इम्पैक्ट पड़ा, कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अगर आपका जो कस्टमर है ये प्राइस सेंसिटिव है, ठीक है, तो आपका फ़र्क पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। उसको 1-2 रुपए बढ़ने घटने से भी फ़र्क पड़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको प्राइसिंग रिसर्च कैसी करनी है। तो दैट इज़ समहाउ रिलेटेड टू रिसर्च के अंदर कहीं ना कहीं आ जाएगा। नाउ एडवर्टाइजिंग रिसर्च, एडवर्टाइजिंग रिसर्च वर्ड से ही समझ आ रहा होगा आपको कि एडवर्टाइजिंग रिसर्च का मतलब क्या है। बहुत सारी जो कंपनी है ना ये एडवर्टाइजमेंट यूज़ करती है लोगों को अपने प्रोडक्ट बताने के लिए। एडवर्टाइजमेंट स्मॉल भी हो सकती है, एडवर्टाइजमेंट लार्ज नंबर में भी हो सकती है, मतलब करोड़ों में, और छोटे लेवल पे भी हो सकती है, ठीक है। कुछ कुछ सेलिब्रिटीज़ हायर करते हैं एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए, ठीक है।
एडवर्टाइजमेंट ऐसी होनी, अब आप इसमें अच्छे और बुरे एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट्स डाल सकते हो। एडवर्टाइजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि इजीली लोगों को समझ आ सके, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। कुछ कुछ एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा इस तरीके की होती है कि मतलब उससे कन्वे क्या हो रहा है वो ही नहीं पता लग रहा। थोड़ी देर बाद तो एडवर्टाइजमेंट निकल गए, अब हम समझ पा रहे हैं कि बच्चा अच्छा ये एडवर्टाइजमेंट इससे रिलेटेड थी। तो इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए। अगर आप एडवर्टाइजमेंट पे वर्क कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कहाँ कहाँ चलाने, टीवी चैनल, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। दिस इंफॉर्मेशन इज यूज टू रिफाइन द एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी, ज़्यादा रेलिवेंट और शार्पली फोकस करेगी अपने टारगेट कस्टमर को। ठीक है, टारगेट कस्टमर को हिट करेगी तो आपकी कंपनी की एडवर्टाइजिंग रिसर्च कंप्लीट होगी, आप वहाँ पे वर्क कर पाओगे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी आप लोगों को वर्ड से समझ आ रहा होगा। देखते हो 0 चैनल होते हैं, 1 इंटरमीडियरी है, 2 इंटरमीडियरी है। मतलब जब एक चीज़ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुई, मैन्युफैक्चरर से लोगों तक पहुंचने के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल परस्पेक्टिव। तो मैन्युफैक्चर से अगर डायरेक्ट कस्टमर के पास कोई चीज़ आ रही है तो 0 चैनल कोई आ ही नहीं रहा। जैसे कि ये लोग बोलते हैं कि हम लोग इतने सस्ते प्रोडक्ट, होम शॉप 18 वगैरह जितने भी ये दिखाते हैं एडवर्टाइजमेंट कि हम लोग आपको इतना सस्ता प्रोडक्ट क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हैं। तो पता नहीं कितना मैन्युफैक्चर से खरीदते हैं। बट हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। 0 चैनल, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में कोई भी नहीं है। तो अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च में ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये वाला हमें अब ऑप्ट करना है, या मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के, ये मैन्युफैक्चर है ये कस्टमर है, इसके बीच में या सपोज होलसेलर आएगा। मतलब मैन्युफैक्चर ने होलसेलर को दिया, होलसेलर डायरेक्ट कस्टमर को देगा। होलसेलर तो डायरेक्ट कस्टमर को नहीं देता, फिर रिटेलर आता ही आता है। रिटेलर के बाद डिसाइड करना पड़ता है एजेंट लेंगे कि नहीं लेंगे। तो इस तरीके से ये होल प्रोसेस चलती है। तो इन सब के बीच में ये डिसाइड करना कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, तो वो बेसिकली आपका डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च के अंदर आएगा। नाउ सेल्स रिसर्च का मतलब क्या होता है? सेल्स रिसर्च में अब आप लोग ये देखोगे कि जो सेल्स परफॉर्मेंस है वो कैसी है। आप अपने कंपटीटर से अपने आप को कंपेयर करोगे, टाइम पीरियड देखोगे, सेल्स रिसर्च को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली ध्यान दोगे कि सेल्स कहाँ कहाँ पे वर्क कर रही है। आपका जो प्रमोशन है, सेल्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर कहाँ कहाँ वर्क हो रहा है। अब मैं 1-2 लाइन आपको पढ़ के बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। सेल्स रिसर्च इज अंडरटेकन बाय कंपनी टू असर्टेन इट्स सेल्स परफॉर्मेंस को देखने के लिए सेल्स रिसर्च करते हैं। मोर स्पेसिफिकली सेल्स एनालिसिस एंड इनेबल्स अ कंपनी टू नो द एक्सटेंट टू विच कंपनी कैन बी एबल टू अचीव, वो सेल्स टारगेट को अचीव कर पा रही है नहीं कर पा रही। वेयर इट स्टैंड, वो कहाँ स्टैंड कर रही है अपने कॉम्पिटिटर से। When analyzed in terms of brand, customer group, sales territory and time period, sales research can provide useful insight। बहुत ही ध्यान से यूजफुल, कितना यूजफुल है इस चीज़ को वर्क करना। ठीक है, दिस इनेबल्स द मार्केटिंग मैनेजर, और यही इनेबल करता है कि वो प्रॉफिटेबल बिजनेस को अर्न कर सकें। ओके, तो अब आप लोगों को इस लेक्चर वीडियो में मैं मार्केटिंग रिसर्च मैंने प्रोवाइड कर दी। मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस मैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में दूंगी, क्योंकि फिर ये अधूरी रह जाएगी अगर मैं इसको स्टार्ट करूंगी और लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो ये आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेगा। कहाँ से? यहाँ से मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। तो तब तक आप लोग प्रीवियस लेक्चर वीडियोस को बहुत अच्छे से देख लो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।